ओके यस सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, आई होप जीएसटी आपको समझ में आ रहा है। एंड सर, सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1, सप्लाई इंक्लूड्स। चल क्या रहा है भाई? सप्लाई। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 बोलता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स, क्लोज नंबर सी बोलता है क्या? ऑल दोज ट्रांजेक्शंस विच आर कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 1, वो भी सप्लाई होंगे, ऑल्दो दोज आर विदाउट कंसीडरेशन। शेड्यूल 1 हम पढ़ रहे बेटा, उसके 3 पैरा हमने पढ़ लिए। पैरा नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। Second, supply of goods or service or both by a person to his related person or a distinct person in the course or furtherance of his business is supply। पर सर अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को पर एनम पर एम्प्लॉय गिफ्ट्स दिए अप टू वैल्यू ऑफ ₹50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय, तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। सर पैरा नंबर 3 बोलता है क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। मतलब एजेंट ने कस्टमर को जो बिल लिखा वो खुद के नाम का बिल इश्यू किया है। एंड वाइस वर्सा, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। जब उसने गुड्स खरीदा था खुद के नाम का बिल इश्यू कराया बेटा, हाँ है ना भाई? अब मुझे बताओ कितने टाइम लगा बेटा इसमें रिवाइज करने में? समझे? क्लियर? पर जब फर्स्ट टाइम पढ़ते तो गिव टाइम, फर्स्ट टाइम जल्दी नहीं पढ़ने का बेटा, ठीक है? पैरा नंबर 4, पैरा नंबर 4, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्या बोला बच्चे? विदाउट कंसिडरेशन। अच्छा, पहले जो पढ़ा था ना नेटफ्लिक्स, वहां क्या पढ़ा था हमने? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, भले वो बिजनेस के लिए हो या ना हो। अभी जो पढ़ रहे हो क्या है? Yes, import of services without consideration from your related person or a distinct establishment located outside India। तो import of services by a person, तो सर्विसेज अगर इंपोर्ट करी किसी भी पर्सन ने, भले वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो, किससे इंपोर्ट करी बेटा उसने? फ्रॉम हिज रिलेटेड पर्सन और हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट, जो आउट ऑफ इंडिया है, उसकी कोई ब्रांच वगैरह है बेटा। पर जो उसने सर्विसेज इंपोर्ट करी दैट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसीडरेशन। हाँ ना सर? पक्का बच्चों? यस। तो मालिक चीज को समझने की कोशिश करना, विद एग्जांपल दूंगा तो मजा आएगा सर। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वापस बोल दो बेटा एक बार प्रोविजन। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसीडरेशन बात कर रहा मैं आपसे बेटा। किससे इंपोर्ट करी बेटा आपने? फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, ऑल्दो विदाउट कंसीडरेशन। ओके मालिक? क्लियर? एग्जांपल दूंगा तो क्या विजुअलाइज होगा, वरना याद करने में मजा नहीं आएगा सर आपको। मान लो आपका कोई ब्रांच है जो आउट ऑफ इंडिया है, यूके में मान लो बेटा, लंदन, वहां आपकी कोई ब्रांच है, वहां आपका कोई एस्टेब्लिशमेंट है बेटा जो लीगल सर्विसेज देता है बेटा, मास्टर है लीगल सर्विसेज का। यहां आप कोई बिजनेस करते हो, ठीक है? आपके कोई कस्टमर है जो आपका पैसा नहीं दे रहे बेटा आपको, तो आपने क्या किया? अपने ब्रांच को बोला, अपने डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट को बोला कि लीगल नोटिस भेजो उसको साहब। उसने क्या किया? वहां से लीगल नोटिस भेजा, किसको? उस कस्टमर को, और सर उसके लिए कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया। सर अब सर क्या हुआ? एक्चुअली आपने सर्विसेज ली आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में बेटा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, पर किससे ली? आपके अदर एस्टेब्लिशमेंट से ली इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए बेटा। ये यस, ये सप्लाई होगा, और जिसने सर्विसेज इंपोर्ट करी जो इंडिया की कंपनी बेटा, उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये सप्लाई के स्कोप में आता है बेटा। बोलो यस सर, भारत माता की जय। सेम वे अगर आउट ऑफ इंडिया कोई रिलेटेड पर्सन था बेटा, कौन था बेटा? उससे भी अपने अगर सेम सर्विसेज ली होती अपने बिजनेस के लिए बेटा, हाँ है ना भाई? वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा, अगर वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो। क्लियर? समझे मेरी बात? ऑल्दो इट इज विदाउट कंसीडरेशन। देख, विद कंसीडरेशन था तो मैं यहां पे आऊंगा ही नहीं बेटा। विद कंसीडरेशन तो रिलेटेड हो या ना हो, आई डोंट केयर यार, वो तो वैसे भी सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन क्लोज बी में कवर होता है बेटा, हाँ है ना? netflix.com याद आया बेटा, भले वो बिजनेस के लिए हो या ना हो। इनफैक्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसीडरेशन, यहां पे
इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि रिलेटेड पर्सन कवर है बेटा इसके अंदर। वरना अगर आपका कोई रिलेटेड पर्सन आउट ऑफ इंडिया है, उससे अगर आपने अपने पर्सनल फैमिली इश्यू के लिए कोई हेल्प ली होती सर, उस पर भी जीएसटी लग जाता बेटा। है ना? तो सर यहाँ पे इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए बेटा। क्लियर? वरना भाई से बात करना बंद हो जाता बेटा, आपके रिलेटेड पर्सन से बात करना बंद हो जाएगा। हाँ रे, यस नो? तो एग्जांपल और एक्सटेंड करूं बेटा मैं, सुनना ध्यान से, सुनना बच्चों। अब मैं एग्जांपल पूछूंगा आपसे बेटा, आंसर आप देंगे बेटा मेरे को। आई विल क्रिएट द सीन बिफोर यू एंड यू विल गिव मी द आंसर। चलेगा? मान लो, अच्छा एक और चीज, मेरे को आंसर जल्दी नहीं चाहिए, मेरे को आंसर सही चाहिए, ठीक है? सोच के आंसर दो, चलेगा बेटा। मान लो सर क्या नाम? वरद, वरद भाई। सर इनकी गर्लफ्रेंड से इनका झगड़ा हो गया बेटा। सर गर्लफ्रेंड से इनका झगड़ा हुआ, ब्रेकअप नहीं हुआ, तुम इतना खुश मत हो बेटा। सर मतलब लोग बेटा डिजास्टर में भी बेटा अपॉर्चुनिटी ढूंढते बेटा। ये सोच रहा है कि अपॉर्चुनिटी खुल गई बेटा अपने लिए। सरकार तो वरद भाई का अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया साहब, ठीक है? सर इनके रिलेटेड पर्सन रहते हैं आउट ऑफ इंडिया बेटा, उनसे इसने गर्लफ्रेंड को लीगल नोटिस भिजवाया। हाँ है ना भाई? यस। ये वो सोच रही है गर्लफ्रेंड को लीगल नोटिस कौन भिजवाता है? ये भिजवाता है। सर सुनना बात को ध्यान से, तो इसके रिलेटेड पर्सन ने लीगल नोटिस भेजा इसकी गर्लफ्रेंड को बेटा। अब पॉइंट ये आता है कि उस रिलेटेड पर्सन ने इससे कोई फीस चार्ज नहीं करी। बताओ सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा साहब? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन। तो जल्दी मत करो, मैंने क्या कहा, सोच के आंसर दो बेटा, जल्दी नहीं, आराम से। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन। पर आगे एक वर्ड और है, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। क्या इसने गर्लफ्रेंड को जो लीगल नोटिस भेजा है, क्या आपका बिजनेस है बेटा? गर्लफ्रेंड पटाना, नोटिस भेजना। डिपेंड्स, वो आपकी बात नहीं कर रहा बेटा मैं। सर सर सुनना बात को ध्यान से। क्या बोल रहा तू? ये तो बोल रहा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनती है सर। सर अब पॉइंट ये है बेटा कि ये इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है सर। दिस इज द क्वेश्चन इन एग्जाम। गर्लफ्रेंड की जगह फैमिली डिस्प्यूट लिखा था बेटा, और क्या था? गर्लफ्रेंड तो मैंने बोलता था कि आप हंस लो थोड़ा सा, और क्या है, थोड़ी खुशियां बांट ले बेटा हम। हाँ है ना? कम से कम प्रैक्टिकली हो ना हो, सोच के तो इमेजिन करके मजा आ जाए बेटा जीवन में। सर अब पॉइंट ये है मेरा आपसे कि मान लो, इधर ध्यान, अगर किसी फैमिली डिस्प्यूट के लिए आपने आपके रिलेटेड पर्सन से कोई सर्विसेज इंडिया में लिए, लीगल नोटिस वगैरह लिखवाया, लीगल सर्विसेज ली है, तो दैट इज इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, तो सर वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, क्योंकि दिट इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ योर बिजनेस। बात समझ गए मेरी आप? क्लियर? सेकंड क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे बेटा। अभी आप लोगों ने क्या क्या पता है, थोड़ी जल्दबाजी दिखाई बेटा। रिलेटेड पर्सन का नाम देखते हैं आप क्या कहे, बस सप्लाई है, सप्लाई है, सप्लाई है। इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भूल गए बेटा आप लोग। सेकंड दिमाग चला गया आप कहां 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 बेटा? गर्लफ्रेंड में बेटा। हाँ है ना भाई? सर क्या पहले ही वाली गर्लफ्रेंड पे गया दिमाग? पहले गर्लफ्रेंड पे दिमाग गया, दिमाग ही गया ना बेटा। ओके सर, अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि इन केस दिल नहीं जाना चाहिए बेटा, ठीक है? दिमाग जाए बहुत है बेटा, दिल में तो प्रोविजन जाना चाहिए बेटा, ठीक है ना? हाँ सर, अब मेरा पॉइंट इधर ध्यान वरद बेटा। मैं क्या लास्ट मोमेंट में बात चेंज कर देता बेटा। सर मान लो यही इनके फैमिली डिस्प्यूट नहीं होता, बिजनेस का डिस्प्यूट होता, जिसका मैं एग्जांपल दे चुका बेटा, वो सप्लाई के स्कोप में आता बेटा। चलिए थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब क्या नाम सर? श्रीयश। मालिक सर इनके बिजनेस का कोई डिस्प्यूट था इनके सप्लायर से, इनका खुद का बिजनेस बेटा, सप्लायर से कोई झगड़ा हो गया सर, जो क्वालिटी मंगाई थी वो क्वालिटी उसने भेजी नहीं, झगड़ा हो गया सर। इनके भाई आउट ऑफ इंडिया है, लंदन में रहते हैं, जो लॉयर है, एडवोकेट है साहब, उसको बोला ऐसा लीगल नोटिस भेज कि मजा आ जाए जीवन में। उसने ऐसा लीगल नोटिस भेजा, दिमाग खराब हो गया उसका सामने वाले का।
पर उसने कोई फीस चार्ज नहीं करी। बताए सप्लाई है कि नहीं सर? आवाज नहीं आ रही ओए। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बताओ सप्लाई है कि नहीं है? फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन। भाई रिलेटेड नहीं है क्योंकि भाई डिपेंडेंट नहीं है। याद आया कल बोला था मैंने कि आप गलती करोगे, करवा दी गलती मैंने आपसे बेटा। क्लियर? भाई रिलेटेड कब होता है बेटा? When he is dependent on you। वो लॉयर है, एडवोकेट है, क्या वो डिपेंडेंट है? नहीं है। ऐसे एग्जाम में स्लिप हो जाते बेटा हम लोग। तो मैं कोशिश करूंगा हर वो गलती जो हम एग्जाम में, पता है क्या होता है, सिली मिस्टेक करते थे बेटा, हर वो सिली मिस्टेक जो एग्जाम में आपकी हो सकती है उसका आई टेक केयर, वो गलती मैं आपकी यहां करा दूंगा सो दैट आपको बाद में गलती कभी नहीं होगी बेटा। ठीक है? और मैं गलती कर रहा हूं मतलब समझना क्या, अच्छा हो गया, आगे अब गलती नहीं होगी बेटा। क्लियर? ये आपको बुक में मिलेगा, क्वेश्चन बुक में, दिस इज द क्वेश्चन, यू विल गेट इट। समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? अच्छा, व्हाट वुड हैव बीन योर आंसर इन दिस क्वेश्चन कि उस ब्रदर ने लीगल नोटिस लिखा होता किसको? आपकी फैमिली डिस्प्यूट में किसी फैमिली मेंबर को बेटा। आप बताओ, तो भी सप्लाई नहीं है। क्यों? दो कारण इसके, एक तो इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, दूसरा कारण रिलेटेड पर्सन ही नहीं है ब्रदर बेटा। और यही अगर झगड़ा बिजनेस का होता तो भी सप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि ब्रदर रिलेटेड ही नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन यू बेटा। हाँ है ना मालिक? क्लियर? समझे मेरी बात? ऐसे वर्ड टू वर्ड आपको ऑपरेशन करना, तब जाके आंसर लिखना बेटा। ऐसे डायरेक्ट यस नो में आंसर नहीं देना है क्या बेटा? ओके? पूरा लॉ अप्लाई करिए धीरे धीरे, हर कंडीशन पूरी होनी चाहिए बेटा। ओके मालिक? डन। अब जाके सर शेड्यूल 1 खत्म होता है अब। ठीक है मालिक? ओके, तो सर शेड्यूल 1 का लास्ट पैरा क्या था बेटा? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन, भले वो रजिस्टर्ड हो या ना हो बेटा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम हिज रिलेटेड पर्सन और अदर एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। भारत माता की जय। ओके सर, शेड्यूल 1 पूरा खत्म होता है। अब शेड्यूल 1 के चारों पैरा वापस से बोल रहा बेटा मैं आपके लिए। सर पैरा नंबर 1 परमानेंट, अब मेरे को 1 मिनट लगेगा केवल, और आपको भी 1 मिनट में होना चाहिए बेटा पॉइंट। सर शेड्यूल 1 हम कब बात कर रहे हैं? सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर सी की, जब वो विदाउट कंसिडरेशन है। सर विद कंसिडरेशन होता तो क्लोज नंबर ए में ही कवर हो जाता बच्चों। सर इंपोर्ट ऑफ, सर फर्स्ट पैरा नंबर 1 परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द assets of the business where ITC has been availed. Second, supply of goods or service or both by a person to his related person or a distinct person in the course or furtherance of his business, supply के scope में आएगा, although without consideration। same पेन नंबर पे दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। इंटर स्टेट तो हमेशा डिस्टिंक्ट हो गए होगा, सेम स्टेट में तो चेक करना कि अलग नंबर है कि नहीं है। ठीक है साहब? पर अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पर एनम पर एम्प्लॉय गिफ्ट्स दिए नॉट एक्सीडिंग वैल्यू ऑफ रुपीज 50,000 तो वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। फिर पैरा नंबर 3 बोलता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ principal। पैरा नंबर 4 import of services by a person from his related person or other establishments located outside India in the course or furtherance of business, तो सप्लाई होगा, सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा। भारत माता की जय। इसी के साथ सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 पूरा खत्म होता है। अब समझे मेरी बात? पक्का बच्चों? वेरी गुड। तो सर देखिए ध्यान से, एक जस्ट लास्ट पैरा को और समझाने के लिए, डिफाइन करने के लिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर विथ कंसिडरेशन होता है बेटा, क्या होता है बेटा? सुनना रे होशियारी, netflix.com याद आया बेटा आपको? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विथ कंसिडरेशन तो भले ही बिजनेस के लिए हो या ना हो, सप्लाई हमेशा है बेटा। हाँ है ना भाई? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन अगर है, और किससे बेटा? रिलेटेड पर्सन और अदर एस्टेब्लिशमेंट से, पर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए तो सप्लाई होगा, अदर केस में सप्लाई नहीं होगा। अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो बेटा यस या नो? ठीक है? ये सब चार्ट्स मैंने आपको दे रखे सो दैट कंपैरेटिव स्टडी आपकी हो जाए बेटा। कई बार क्या होता है, कंपैरिजन से आपको जल्दी याद होता है बेटा, हमेशा पॉइंट मिक्स नहीं होंगे बेटा आपके। क्लियर? डन। आइए बच्चों हम पढ़ क्या रहे बेटा? सप्लाई। क्या पढ़ रहे बेटा? सप्लाई सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1। आप देखिए सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला क्लोज नंबर ए। सर उससे पहले सप्लाई इंक्लूड्स, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 कहता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स, क्लोज नंबर ए
ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई है बेटा सर, बट इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन प्लस इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस। है ना भाई। फिर हमने पढ़ा क्या क्लोज नंबर डबल ए कि अनइनकॉर्पोरेटेड एओपीबीवाई मतलब सोसाइटी हो गया, क्लब हो गया, सर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो गया बेटा, सर कोई भी हम लोगों ने मिलकर कोई फ्रेंड्स क्लब बना दिया बेटा, उसने अपने मेंबर को सर्विसेज दी है या मेंबर ने क्लब को सर्विसेज दी है, वाइस वर्सा दिया है, या मेंबर ने दो मेंबर ने आपस में सप्लाई किया है, वो सब सप्लाई के स्कोप में आएगा इफ इट इज फॉर अ कंसिडरेशन बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर सर। फिर आया क्या netflix.com इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, भले बिजनेस के लिए हो या ना हो, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। फिर हमने पढ़ा क्या सर शेड्यूल नंबर 1 क्लोज नंबर सी बोलता है क्या वो सारे ट्रांजेक्शन जो कहां कवर है, शेड्यूल नंबर 1 में कवर है, वो सब सप्लाई के स्कोप में आएंगे ऑल्दो दोज आर विदाउट कंसिडरेशन। क्लियर, वो कंसिडरेशन के बिना है तो भी सप्लाई के स्कोप में आएंगे और जीएसटी लगेगा। भारत माता की जय। कोई खास बात, कोई टफ बात? डन सर। आइए सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1A पढ़े बेटा। अच्छा, सब सेक्शन 1A कहता है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन, क्या बोला मालिक, सप्लाई तो है एज पर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1, वो सप्लाई के स्कोप में तो आता है, पर झगड़ा हो रहा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। सप्लाई तो है सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, वो सप्लाई तो हो गया, उसमें झगड़ा नहीं है। अब ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज में कुछ केसेस में डिस्प्यूट था, उन सब डिस्प्यूट को क्लेरिफाई करने के लिए इन्होंने सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1A इंट्रोड्यूस किया और बोल दिया क्या, रेफर कर लीजिए शेड्यूल नंबर 2। क्या रेफर कर लीजिए बेटा, शेड्यूल नंबर 2, वहां पे 6 पैराग्राफ दे रखे हैं और वहां बोल दिया क्या, ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। दिमाग खराब मत करना। क्या बोला साहब, दिमाग खराब मत करना। ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। अच्छा, सप्लाई है कि नहीं उसके लिए शेड्यूल 2 नहीं देखने का, सप्लाई है कि नहीं उसके लिए क्या देखने का, सब सेक्शन 1। सप्लाई होगा तो शेड्यूल 2 में पहुंचने का बेटा। ठीक है मालिक, चलिए अब शेड्यूल 2 पढ़ लेंगे बेटा हम लोग। ओके, ध्यान मेरी तरफ 1 मिनट लिए। एक दो एग्जांपल देता हूं तो आपको क्या माइंड क्लियर हो जाएगा कि आखिर हम पढ़ने वाले क्या है, कि आखिर शेड्यूल 2 में क्या कवर किया। चलिए एग्जांपल दूं तो मजा आएगा आपको सर। अरे ब्रेक में नाश्ता वास्ता किया कि नहीं किया बेटा आपने? किया। क्या खाया? पोहा खाया, सैंडविच खाया, मैगी खाया, क्या खाया? गुड्स खाई कि सर्विस खाई बेटा? बनाते वो सर्विस है, खाते तो गुड्स है। मैगी खाया तो मैगी का पैकेट तो उसने नहीं दिया ना बेटा आपको कि ले खा ले चावा चाप चावा। समझी मेरी बात को? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो 50 रुपए की आपने मैगी खाई बेटा, 50 रुपये आपने पे किया, वो 50 रुपये आपने जो पे किया वो किसके लिए पे किया? दैट इज गुड्स और सर्विस। बहुत ना बेटा, बस उसी को क्लेरिफाई करने के लिए शेड्यूल नंबर 2 आया बेटा कि उस 50 रुपए पे गुड्स के प्रोविजन लगेंगे कि सर्विस के प्रोविजन लगेंगे बेटा। अलग अलग तो नहीं लिया ना यार कि 20 रुपए का पैकेट 30 रुपए का हमारा सर्विस चार्ज, ऐसा लिया है क्या उसने? आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने गए सर, 200 रुपए की दाल मंगाई बेटा आपने, तो क्या उसने ऐसा लिखा कि 30 रुपए की दाल है, 170 रुपए हमारे बनाने के चार्ज है? समझे मेरी बात? उसने 200 रुपए का बिल लिखा ना यार, 200 रुपए में क्या खाया आपने? हाँ, तो 200 रुपए का बिल सप्लाई ऑफ गुड्स कराएगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस कराएगा? दिस इज द क्वेश्चन। झगड़ा समझ में आ रहा है आपको मेरा? उसको क्लेरिफाई करने के लिए क्या है बेटा, शेड्यूल नंबर 2। अच्छा, ये सप्लाई है कि नहीं है, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 डिफाइन करेगा बेटा। सप्लाई है, पर देयर वर सम ट्रांजैक्शंस जहां झगड़े थे, सर्विस टैक्स एक्साइज के टाइम से झगड़े थे, और उनको क्लेरिफाई करने के लिए बोल दिया क्या कि सर दिमाग खराब मत करना, शेड्यूल 2 में हमने वो सारे झगड़े डिफाइन किए हुए हैं और बोल दिया क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। पढ़े अब हम बेटा? आया मजा बच्चा आपको? क्लियर? आइए शुरू करते क्या, शेड्यूल नंबर 2 पढ़ाऊं मैं आपको बेटा? ओके, ध्यान मेरी तरफ बेटा। ओके, चलिए मैं आपके लिए भले ही बुक का पेज ओपन कर रहा हूं, पर ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए बेटा आपका। ओके सर, इधर इधर होशियारी। अच्छा, पता है इस पैराग्राफ में जितने मैं पॉइंट पढ़ाऊंगा 70-80% आंसर आप देंगे बेटा, और आपको आते हैं।
ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं बेटा, जो आपको आता है बुक से क्यों याद करें बेटा यार, आप यही बैठ के सोल्व करें ना यार उसको यार, तो याद करना नहीं पड़ेगा, नोवेल की तरह पढ़ना पड़ेगा केवल आपको बेटा। ठीक है जयेंद्र, मान लो मैंने क्या बनाया बेटा, मार्कअप बना के मैंने आपको बेच दिया। गुड, मतलब आप समझिए, आप केवल जीएसटी नहीं पढ़ रहे बेटा, क्या क्या सीख रहे हो बेटा यहाँ पे आप। सर मान लो सर मैंने आपको गुड्स बेचा, बताओ क्या है ये, बताओ क्या है, मैंने गुड्स बेचा, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? अरे गुड्स बेचा 10,000 रुपए में बेटा, सेल ऑफ गुड्स क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? सप्लाई ऑफ गुड्स, दैट्स इट। मैंने 2 दिन के लिए किराया पे दिया बेटा, रेंट पे दिया, रेंट पे। रेंटिंग ऑफ मशीन, रेंटिंग ऑफ गुड्स क्या है, आता है ना आपको, वही तो लिखा है इधर। ठीक है, बोलूं मैं अपनी लैंग्वेज में बेटा, ध्यान देना बच्चों। फर्स्ट गुड्स के रिगार्डिंग बेटा, ट्रांसफर ऑफ गुड्स। फर्स्ट अगर मैंने कोई गुड्स बेचा है जहां पे ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, टाइटल मतलब ऑनरशिप इन द गुड्स, अगर ट्रांसफर हुआ है तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स। सेकंड, मैंने गुड्स दिया है, रेंट पे दिया है, लीज पे दिया है, राइट इन यूज ट्रांसफर किया है, अनडिवाइडेड शेयर्स इन द गुड्स ट्रांसफर किया है, राइट टू यूज ट्रांसफर किया है विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया, रेंट पे दिया, राइट टू यूज ट्रांसफर किया, राइट इन यूज ट्रांसफर किया, बताओ क्या है ये, सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ है ना भाई, क्लियर? अभी इसके 1-2 एग्जांपल और दूंगा, एक पॉइंट और सुनिए बेटा। थर्ड केस, मैंने कोई गुड्स आपको बेचा है, अच्छा फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था हमने कि जहां पे गुड्स का टाइटल मतलब ओनरशिप, वेयर द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स ट्रांसफर किया, सप्लाई ऑफ गुड्स है बेटा। पर केस नंबर 3 सुनना, मैंने गुड्स बेचा है, मैंने गुड्स बेचा है पर उसकी ओनरशिप ट्रांसफर होगी आपको आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट्स, हायर परचेज, वेयर ओनरशिप ऑफ द गुड्स शैल मतलब कंपल्शन है, पास करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है बेटा, वेयर ओनरशिप ऑफ द गुड्स शैल ट्रांसफर अपॉन पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट्स। बताओ क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स। हर ईएमआई जो मुझे पे कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, सर्विस का पेमेंट कर रहे हो क्या, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। है ना मालिक, कोई खास बात, क्योंकि अल्टीमेटली ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो हर ईएमआई जो पे कर रहे हो सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए पे कर रहे हो बच्चों। क्लियर, डन। ये पैरा 1 खत्म हो गया बेटा, कोई टफ, कोई खास? चलो मैं एक दो एग्जांपल पूछ लूंगा आपसे बेटा यार, मस्त वाला एग्जांपल दूं क्या बेटा आपको? सर ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ अनडिवाइडेड शेयर्स इन द गुड्स, या ट्रांसफर ऑफ राइट इन यूज विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स, गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करा, रेंट पे दे रहा है गुड्स में आपको, सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ है ना भाई, चलिए यहां लिखा है राइट इन गुड्स, लिखा है ना बेटा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई डाउट? मैंने एक और पॉइंट जो पैरा नंबर 6 में लिखा है यही पढ़ा दिया आपको, साथ में बोल दिया, एक्चुअली पढ़ाया तो क्या है मैंने, सप्लाई ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस बेटा। हाँ है ना भाई, अब राइट इन यूज और राइट टू यूज दो अलग अलग पॉइंट लिखे तो कुछ तो बात हो गई यार, ये पागल थोड़े लॉ मेकर्स। हाँ है ना मालिक, तो अब मैं एग्जांपल देता हूं तो मजा आएगा आपको बेटा। राइट इन यूज, राइट इन गुड्स और राइट टू यूज द गुड्स, ये क्या होता है सर? बोलूं मैं आपके लिए एग्जांपल बेटा, एक अच्छा एग्जांपल दूं क्या मैं आपको बेटा यार? चलिए मान लो आपको मैंने मशीन रेंट पे दिया है, कोई गुड्स रेंट पे दिया है, वो क्या है, राइट इन गुड्स दिया है, अनडिवाइडेड शेयर्स इन द गुड्स का मैंने राइट आपको दिया है, विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप दिया है, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज एक तरह से। अरे ऑपरेटिंग लीज क्या है, ये तो है। चलिए यार एक एग्जांपल, फाइनेंस लीज, नाम सुना आपने बेटा कभी? अरे फाइनेंस लीज का नाम सुना है क्या? चलिए फाइनेंस लीज में क्या होता है, नहीं भी सुना तो मैं बोलता हूं बेटा आपको। फाइनेंस लीज में क्या होता है, मैंने आपको कोई मशीन रेंट पे दी है, लीज पे दी है बेटा 5 साल के लिए, 5 years, एवरी मंथ यू विल पे मी
10,000 इज द फाइनेंस लीज का अमाउंट बेटा। हाँ है ना भाई, पहले ट्रांजेक्शन सीखिएगा, जीएसटी तो पढ़ लेंगे बेटा। एवरी मंथ यू विल पे मी रुपीज 10,000 इज द फाइनेंस लीज का अमाउंट। और एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड 5 साल जब खत्म हो जाएंगे तब आपके पास ऑप्शन है, क्या है आपके पास, कि आप 10 लाख रुपए देना और गुड्स की ओनरशिप ले लेना बेटा। होता है ना ऐसा बेटा, होता है ना बेटा ऐसा, क्लियर। तो आप मुझे बताओ, जब आप मुझे फर्स्ट लीज का पेमेंट कर रहे हो 10,000 रुपी एवरी मंथ, तब ये डिफाइंड है क्या कि ओनरशिप शैल पास? इज इट डिफाइंड ऑन द डे वन कि ओनरशिप शैल पास? नो। तो सर हर 10,000 रुपए जो आप पे कर रहे हो दैट इज प्योरली रेंट एक तरह से बेटा, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, दैट इज कॉल्ड राइट टू यूज। उसको बोलते हैं क्या, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, जो मैंने आपको नीचे एग्जांपल दिया बेटा। एंड मान लो 5 साल जब खत्म हो गए तब आप 10 लाख रुपए देके ओनरशिप ले रहे हो। बताओ वो 10 लाख वाला ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है? ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है बेटा। 10 लाख वाला ट्रांजेक्शन क्या होगा बताओ? सप्लाई ऑफ गुड्स होगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस होगा? सप्लाई ऑफ गुड्स, दैट्स इट। हाँ है ना, क्लियर। अभी आपका माइंड एनालिटिकल माइंड हो रहा है धीरे धीरे, आप सोच रहे हो, अप्लाई कर रहे हो बेटा, यस या नो। अच्छा, ऑपरेटिंग लीज के अंदर तो ऐसा ओनरशिप ट्रांसफर का कोई सीन ही नहीं होता बेटा, वो हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस। फाइनेंस लीज में ओनरशिप ट्रांसफर का सीन होता है, पर वो ही मेड गेट दी ओनरशिप बेटा, इसलिए ऑप्शन है बेटा। इसलिए हर लीज पेमेंट जो कर रहे हो सप्लाई ऑफ सर्विस है, लास्ट में अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करता तो लास्ट वाला 10 लाख का जो ट्रांजेक्शन है वो सब क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस, सॉरी सप्लाई ऑफ गुड्स, है ना। पर जब आपने हायर परचेज पे परचेज किया था बेटा मशीन, किस पे? तब क्या आपके पास इंस्टॉलमेंट पे करने का ऑप्शन है कि पे करना ही करना है? हाँ, और मेरे पास ऑप्शन है कि नहीं है कि मैं आपको ओनरशिप ट्रांसफर करूं कि नहीं करूं? मेरे पास भी ऑप्शन नहीं, मेरे को ओनरशिप ट्रांसफर करनी ही पड़ेगी, ओनरशिप शैल पास, मैंडेटरी वहां पे बेटा। हाँ, ईएमआई पे नहीं करी तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, वो एक अलग बात हो गई यार। अदरवाइज तो ईएमआई पे करी तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी। इसलिए फर्स्ट ईएमआई जब पे करो वही क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है बेटा। बोलो यस सर। क्लियर, डिस्टिंग्विशन क्लियर है कि नहीं बेटा आपको? ठीक है। नॉर्मल रेंट जो होता है वो राइट इन यूज होता है बेटा, राइट इन गुड्स होता है। और फाइनेंस लीज का जो मैं एग्जांपल दिया वो क्या होता है? राइट टू यूज द गुड्स होता है बेटा, है ना। पर अभी राइट टू यूज द गुड्स हो या राइट इन गुड्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है। पहले वेट लो जब हुआ करता था, सर्विस टैक्स जब हुआ करता था, तब इसमें झगड़े थे बेटा, वो सब झगड़े जीएसटी आने के बाद खत्म हो गए बेटा। क्योंकि अभी गुड्स मानो या सर्विस मानो 50% सीजीएसटी 50% एसजीएसटी है। पहले क्या था? सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे तो वेट लगेगा जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, और सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे तो सर्विस टैक्स लगेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। इसलिए वहां झगड़े खूब होते थे बेटा। अब तो झगड़े ही खत्म, 50% सीजीएसटी 50% एसजीएसटी, भले सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सप्लाई ऑफ सर्विस हो। फिर आप कहेंगे सर हम शेड्यूल 2 पढ़ी क्यों रहे सर? भाई सप्लाई ऑफ गुड्स मानो या सप्लाई ऑफ सर्विस मानो, क्या फर्क पड़ता है? सब लगेगा तो जीएसटी। मुंह ही नहीं कर रहे ढंग से, हाँ है ना। फिर व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ शेड्यूल 2? रेट ऑफ टैक्स गुड्स का और सर्विस का सेम है सर। सर फर्क आएगा गवर्निंग प्रोविजंस में बेटा। गवर्निंग प्रोविजंस मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे लगता है कस्टम, इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे जीएसटी आईजीएसटी आता है बेटा आपको, हाँ है ना भाई। आगे हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज के प्रोविजन अलग है, गुड्स के प्रोविजंस अलग है। कुछ गवर्निंग प्रोविजंस गुड्स के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए अलग है। अदरवाइज एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न्ड, जीएसटी दोनों केस में लगने वाला है बेटा यार, हाँ है ना भाई। क्लियर, इसलिए शेड्यूल 2 का रिलेवेंस, अदरवाइज नहीं है बेटा। ओके मालिक। अच्छा, कोई गुड्स अगर आपने खरीदी है और वही गुड्स अगर आपने रेंट पे लिए तो रेट ऑफ टैक्स इज सेम, समझे। इसलिए वहां भी कोई मेजर फर्क नहीं आता बेटा, कोई कई कुछ जगह माइनर जगह चेंजेस बात अलग है बेटा, हाँ है ना भाई। क्लियर। आइए बच्चों, हम क्या पढ़ रहे बेटा? शेड्यूल नंबर 2 कि वो ट्रांजेक्शन जो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, उसका पैरा नंबर 1 हमने पढ़ लिया मस्त वाला तरीके से बेटा। क्लियर। आइए बच्चों, सेकंड पैरा पढ़ते हैं हम, लैंड और बिल्डिंग। सर ध्यान देना, मैंने लैंड और बिल्डिंग का, सर ओ भाई ये बिल्डिंग मैंने रेंट पे ली बेटा, बताओ क्या है? सर्विस, हाँ है ना।
अब सर इसके अलग अलग नाम दे दिए बेटा। अब उस बिल्डिंग को लीज पे लो, टेनेंसी राइट्स लो, ईजमेंट लो, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई द लैंड लो। क्लियर? कुल मिला के लैंड का आपने क्या किया है, रेंट पे लिया है, लीज पे लिया है, ईजमेंट राइट लिया है, टेनेंसी राइट लिया है, वो सब क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। और लैंड नहीं बिल्डिंग होती तो बेटा, लैंड नहीं बिल्डिंग होती बेटा केवल, अरे ये बिल्डिंग है ना बेटा, वो भी क्या होता है, सप्लाई ऑफ सर्विस। ये रहा बेटा, लीज और लेटिंग आउट ऑफ दी बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स इधर होली और पार्टली, सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई दुकान मैंने रेंट पे ली बेटा, ये क्लासरूम मैंने रेंट पे लिया बच्चों, हाँ है ना भाई, क्या है रे होशियारी, सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई खास बात, आवाज नहीं आ रही हुई, मैंने ईजमेंट राइट लिया है, ये अलग अलग लीगल लैंग्वेज है बेटा, अलग अलग लीगल एग्रीमेंट बनते बेटा, बाकी अल्टीमेटली है तो क्या, सब रेंटिंग है बच्चे, ये सब सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई खास बात, आवाज नहीं आ रही हुई। राइट टू ऑक्यूपाई द लैंड, मतलब लाइसेंस टू ऑक्यूपाई द लैंड, ये लैंड पे अब मैं मेरा राइट है बेटा, यहाँ पे रेंट पे लिया है मैंने, लैंड खरीदा नहीं है बेटा आपने, लीज पे लिया है, सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई खास बात, समझे? चलिए, इसमें एक टेनेंसी वर्ड आ रहा है बेटा, इसके बारे में बाद में थोड़ी देर बात करूंगा आपसे बेटा। एक टेनेंसी मतलब एक बात करूंगा थोड़ी देर बाद आपसे, ठीक है मालिक? ये समझो किराया है बेटा एक तरह से, ओके, सप्लाई ऑफ सर्विस और उस पर जीएसटी लगेगा, हाँ है ना भाई? चलिए, अच्छा लैंड और बिल्डिंग बेचा है बेटा, गुड्स है, गुड्स है या इमूल प्रॉपर्टी बेटा, एंड गुड्स डू नॉट इंक्लूड इमूल प्रॉपर्टी बेटा, ठीक है? लैंड और बिल्डिंग बेचने पे जीएसटी नहीं लगता, थोड़ी देर बाद बात आएगी, अभी मैंने पढ़ाया नहीं बेटा आपको, अभी मैंने पता है आपको गुड्स और सर्विस का डेफिनेशन पेंडिंग लिखवाया बेटा मैंने, भाई जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बिल्डिंग इज नॉट गुड्स। आपने बिल्डिंग खरीदी क्या, गुड्स खरीदा है क्या? नहीं, ओके, इस पे जीएसटी नहीं लगता, पर ये बात मैंने अभी अब तक आपको पढ़ाई नहीं, आएगा पॉइंट तब पढ़ाऊंगा मैं आपको बेटा, ओके मालिक? आइए पैरा नंबर 3, इधर ध्यान, मार्कर्स यूज कर रहा है, इसकी रिपेयरिंग करानी पड़ेगी तेरे को बेटा, रिपेयरिंग पे दो, रिपेयरिंग चार्ज कितने लोगे सर? 5,000 रुपए, डन, इट इज वॉट, इसने रिपेयरिंग किया मेरे मार्कर्स के लिए, क्या है बताओ? अगला पॉइंट खत्म होता है बेटा, क्लियर? सर ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन अनदर पर्सन गुड्स बेटा, हाँ है ना भाई? इसने कोई रिपेयरिंग किया, मशीन का रिपेयरिंग किया, कार का रिपेयरिंग किया बेटा, सप्लाई ऑफ सर्विस, जो वर्क वाला काम किया है ना? आपने क्या किया, टेलर के पास कपड़े दिए सिलाने के लिए बेटा, स्टिच करने के लिए बेटा, उसने स्टिचिंग चार्जेस लिए बेटा आपसे, दैट इज व्हाट, सप्लाई ऑफ सर्विस। जैसे शर्ट कपड़ा ले आया मैं बेटा, टेलर को दिया बेटा मैंने, उसने स्टिच किया, स्टिचिंग के 500 रुपए लिए बेटा मेरे से, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई खास बात नहीं, पक्का बच्चों? यस या नो? सर ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाई टू अनदर पर्सन्स गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, जॉब वर्क परफॉर्म बाय जॉब वर्कर लाइक डाइंग ऑफ फैब्रिक इन वेरियस कलर्स बेटा, डाइंग वगैरह कोई भी काम ले लो ना बेटा आप लोग, क्लियर? इज सप्लाई ऑफ सर्विस। रिपेयरिंग सर्विस होगी, जो बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया है बेटा अभी, क्लियर? कोई खास बात चल रही है क्या, इसने गुड्स बेचा है, रिपेयरिंग इज अ सर्विस, हाँ है ना सर? चलिए नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स। अब एक मेरी तरफ ध्यान, इधर नहीं बेटा, बुक्स में नहीं, मेरी तरफ ध्यान, बिजनेस असेट, ओ बिजनेस असेट देना, बिजनेस असेट चाहिए, लायबिलिटी नहीं चाहिए बेटा। सर सुनना, मान लो बिजनेस के असेट्स मैंने ट्रांसफर कर दिए बेटा, बताओ क्या है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस असेट्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन हु इज कैरिंग ऑन द बिजनेस, बताओ क्या है? अरे गुड्स है कि सर्विस है, ये बताओ ना, सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? सप्लाई ऑफ गुड्स, को डाउट? मेरे को भी नहीं है। ये पैरा नंबर 4 का क्लोज ए खत्म। सेकंड, बिजनेस के एसेट्स मैंने आपको टेम्पररी दिए 3 दिन के लिए यूज करने के लिए बेटा, बताओ क्या है बेटा? ये क्लोज भी खत्म बेटा। टफ है क्या यार, अभी मैं वहां से पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कुछ पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने बंद कराया उसको। ध्यान इधर सर, वापस सुना, अब थोड़ी लैंग्वेज सुन ले बेटा, ध्यान देना। परमानेंट ट्रांसफर, क्या बोला मालिक? और डिस्पोजल ऑफ द assets of the business on the direction of the person who is carrying on the business is supply of goods. Second, temporary transferring or permitting the use of the business assets.
हाँ है ना भाई, टू एनी अदर पर्सन फॉर इज पर्सनल और प्राइवेट यूज बेटा। क्लियर? वो टेम्पररी दिया बेटा, वो क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई खास बात? क्लियर? पक्का? अच्छा एग्जांपल दूं बेटा मैं, आपने बिजनेस के एसेट किसी को अपने पर्सनल यूज करने के लिए दे दिए बेटा, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस बेटा। जैसे कैमरा बेटा, ये बिजनेस का हमारा कैमरा है बेटा। विजय भाई की शादी थी बेटा, बच्चा हुआ तो पहले मुंबई में पहले शादी होती फिर बच्चे होते बेटा, पूरे का ध्यान नहीं बेटा मेरे को। सर सुनना बात ध्यान से, मान लो विजय भाई की शादी थी बेटा अभी 6 महीने पहले, तो मालिक 5 साल का बच्चा, अरे तो वहां तक तुम्हें पहुंचा ही नहीं बेटा, अभी शादी तो समझो बेटा। सर आप बेटा इतना एनालिसिस मत करे बेटा, जो टॉपिक चल रहा है उसी का एनालिसिस करे बेटा। सर अरे भाई ये वाले विजय सर की बात नहीं कर रहा हूं, एक और विजय सर है बेटा। क्लियर? सर सुनना, उनकी बात कर रहा मैं आपसे, अभी बोलू बेटा मैं? ओके, तो सर विजू भैया उनकी शादी थी बेटा 6 महीने पहले। सर बिजनेस का कैमरा उनकी शादी की रिकॉर्डिंग करने के लिए 3 दिन के लिए लगे बेटा। हाँ है ना बेटा, मैरिज फंक्शन का रिकॉर्डिंग करने, बस इतना क्लैरिटी दे दी, अब तो समझ में आया बेटा। सर तू क्या सोच रहा है बेटा, इधर ध्यान दे। मतलब आप समझिए विजय सर का बेटा कितना नाम है बेटा हिंदुस्तान में बेटा। सर उनका नाम लो और एग्जाम्पल दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे आते आपके। सर अब मान लो, सर मारेंगे तो नहीं मेरे को बेटा? ओके विजय भैया कान बंद करना बेटा। सर अब पॉइंट ये कि बिजनेस का एसेट 3 दिन के लिए वो अपने पर्सनल यूज के लिए लेके गए। हाँ है ना मालिक? आप मुझे बताओ टेम्पररी लेके गए बेटा, सर क्या होगा? सप्लाई ऑफ गुड्स होगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस होगा बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा ये सप्लाई है कि नहीं है ये देख लेना आप सेक्शन नंबर 7 के थ्रू। हम तो पढ़ रहे हैं क्या? सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1A शेड्यूल नंबर 2। अगर सप्लाई होगा तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा बेटा। बोलो यस सर। अरे क्लियर? समझे मेरी बात? डन। अरे क्लियर सर? तो इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला बच्चे? इन केस ऑफ जीएसटी permanent transfer of the business asset is called supply of goods, and sir temporary transfer of the business asset for any use other than business use, personal use के लिए दिया है बेटा supply of service। जैसे बिजनेस की कोई कार है बेटा, डायरेक्टर उसको पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, टेम्पररी यूज कर रहा है इसलिए बेटा। ठीक है चलिए पैरा नंबर 4 का क्लोज मस्ट सी। सर ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा। मान लो कोई एसएससी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है बेटा, कोई एसएससी है जो जीएसटी में क्या है? रजिस्टर्ड है। उसने अपने बिजनेस के बहुत सारे असेट्स परचेज किए हुए सर, और वो असेट्स क्या है? उसके बिजनेस के असेट्स है, इसलिए उसके परचेज पे उसने जीएसटी पे करके उनका आईटीसी लिया हुआ है। करो अब उन बिजनेस असेट्स का अगर उसने आईटीसी लिया हुआ है, सर क्यों दिया गवर्नमेंट ने उसको आईटीसी? क्योंकि अपने बिजनेस के लिए यूज करेगा, और वो उसकी सेल पर लायबिलिटी आएगी जीएसटी की, उसको जीएसटी को पे करने में, लायबिलिटी पे करने में आईटीसी काम आ जाएगा बेटा। हाँ है ना भाई? और उसने क्या किया होशियारी ने? सारे एसेट परचेज किए, आईटीसी लिया, और फिर उसने अपने रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया? कैंसिल। उसका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया बेटा? कैंसिल। तो आज के बाद जो वो सप्लाई करेगा उसमें जीएसटी पे नहीं करेगा बेटा? अरे हाँ है ना भाई? क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन उसने क्या कर दिया? कैंसिल। सर व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, और वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा, तो आज के बाद वो जीएसटी पे नहीं करेगा। तो होशियारी ने परचेज पे सारा क्रेडिट ले लिया, और अब वो सेल पे जीएसटी पे नहीं करेगा, तो कैसा ही हो रहा है क्या बेटा यार ये? इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जितने भी एसेट्स पे उसने परचेज पे क्रेडिट लिया था, वो सारे के सारे एसेट मान लेंगे उसने खुद ने ही खुद को सप्लाई कर दिए, और उन सब पे उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा जिन जिन का उसने आईटीसी लिया था बेटा। हाँ है ना? क्या मान लेंगे? कि एज इफ ही हैज सप्लाइड द गुड्स टू हिमसेल्फ। यस या नो? सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। आई रिपीट, व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। क्या बोला सर? तो सारे गुड्स जो आपके बिजनेस के एसेट दिख रहे हैं, जिसका उसने परचेज पे आईटीसी लिया था, ये सब मान लेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया, और उन पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। हाँ है ना भाई? क्लियर? पर इसके एक्सेप्शन है बेटा, इसके 2 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नंबर 1, सर अगर मान लो उसका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है बाय हिज लीगल हायर्स, बट डेथ ऑफ द एसएससी हो गया बेटा,
अब उसके नाम पे उसकी बिजनेस रजिस्टर्ड था बेटा, तो पैन नंबर भी उसका लगा होगा बेटा। अब उसकी लीगल हायर बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, लीगल हायर का पैन नंबर अलग होगा बेटा, उसका पैन नंबर अलग था, तो ऐसे केस में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है कैंसिल और नए रजिस्ट्रेशन नंबर पे बिजनेस ट्रांसफर होता है। तो आप मुझे बताओ, सारे असेट्स भी उसको ट्रांसफर होंगे, सारी लाइबिलिटी भी उसको ट्रांसफर होगी, बिजनेस भी कंटिन्यू हो रहा है, क्या गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है क्या इसमें यार? कि आज के बाद जो सप्लाई होगा उस पर जीएसटी नया आदमी पे कर देगा ना यार। इसलिए गवर्नमेंट बोले नहीं नहीं, ऐसे केस में हम सप्लाई नहीं मानेंगे। When a person ceases to be a taxable person, उसका रजिस्ट्रेशन जब कैंसिल होता है तो सारे एसेट्स उसने खुद ने ही खुद को सप्लाई कर लिए, ये मान लिए जाएंगे, एक्सेप्ट अगर उसका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और या फिर उसका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है बाय एनी अदर पर्सन बेटा। जैसे अमल कमीशन मर्जर हो गया बेटा, टेक ओवर हो गया बेटा, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल, नए रजिस्ट्रेशन नंबर पे अब कंटिन्यू होगा, तो ऐसे केस में हम सारे एसेट सप्लाई हो गए ये नहीं मानेंगे बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर? क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस तो कंटिन्यू हो रहा है ना यार, रजिस्ट्रेशन नंबर ये नहीं तो किसी और का तो चल रहा है ना बेटा यार, इसलिए वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, अदरवाइज सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट बेटा, यस या नो? ये पैरा नंबर 4 खत्म होता है अब, क्लियर? आइए बच्चों पैरा नंबर 5, कोई खास बात बेटा इसमें? पैरा नंबर 5 उसका फर्स्ट क्लोज नंबर ए, सर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बताओ क्या है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बताओ क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा, रेंटिंग के लिए, रेंटिंग में क्या क्या कवर होता है समझने की एग्जांपल बेटा, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का इफेक्टिव पोजीशन या कंट्रोल ट्रांसफर हो या ना हो, अगर रेंट पे किया तो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाता है बेटा। मतलब जैसे क्लासरूम हमने रेंट पे लिया है बेटा, तो जिनसे रेंट पे लिया है क्या वो कभी भी क्लास में आके बैठ सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं क्या बेटा? हमने क्लास के लिए लिया है, डिसिप्लिन होता है साहब, क्लास चलेगी यहाँ पे, यू कांट एंटर इन द क्लास व्हेन वी आर परफॉर्मिंग द लेक्चर्स, हाँ है ना? तो इस क्लासरूम का इफेक्टिव कंट्रोल और पोजीशन हमारे पास है बेटा, तो भी रेंटिंग है बेटा, रेंटिंग है तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा। और इफेक्टिव कंट्रोल और पोजीशन हमारे पास नहीं होता, हमने कोई एरिया रेंट पे लिया है जहाँ पे कोई भी आ जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं सर, तो भी रेंट पे किया है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। एग्जाम्पल दूं इसका बेटा मैं, मान लो कोई शॉपिंग मॉल है बेटा, क्या है साहब? अरे कभी गए कि नहीं गए भाई? शॉपिंग मॉल गए कि नहीं गए? तो अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, एक दिन किसी को लेके जाना बेटा आप। सर अब पॉइंट ये है कि मान लो शॉपिंग मॉल में आप देखेंगे बहुत सारी दुकानें होती है बेटा, शोरूम होते हैं बेटा, वो तो होते ही है बेटा, पर ग्राउंड फ्लोर जहां पे केवल कोई दुकान नहीं होती, बीच में देखना कई सारे वो स्टॉल लगा के बैठते बेटा, अरे हाँ है ना, सूट केसेस के, परफ्यूम्स के, हाँ है ना, वो कैनोपी लगा के बैठते बेटा, यस या नो? तो वो क्या कोई भी आके बैठ जाएगा क्या? मैं भी कल को बैठ जाऊंगा जीएसटी की बुक लेके, जीएसटी की बुक ले लो, जीएसटी की बुक ले लो, ऐसा क्या चलता है क्या सर? तो ऐसे केस में उन्होंने मॉल वालों को रेंट दिया होगा बेटा, पर क्या उस जगह का इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन उनके पास है क्या? नहीं, कोई भी आ जा सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है बेटा, हाँ है ना भाई? तो भी वो रेंटिंग है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस है, जीएसटी लगेगा। बोलो यस सर? कोई खास बात? हटा, अब एक खास बात कर ले क्या बेटा? अब एक खास बात कर ले क्या बच्चों? चलिए एक मस्त पॉइंट पढ़ाऊंगी आपको यार, शानदार। आधा घंटा लगेगा सर, पूरा आधा घंटा लगेगा सर आपको, एक पॉइंट पढ़ाऊंगा पर दिमाग खराब हो जाएगा बेटा आपको। सर बोल दूं क्या सर? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयरऑफ, कोमा, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर, intended for sale to a buyer either wholly or partly, except where the entire consideration is received after grant of completion certificate by the competent authority or its first occupation, whichever is earlier. सर सर जस्ट शो ऑफ किया कि मेरे को आता है बेटा, आधा घंटा रुके सर, मैं आपको याद नहीं करूंगा पर इसी स्पीड से आप बोलेंगे, मेरी गारंटी सर आपसे, ठीक है? चलिए सरकार, ये वाला क्लोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्लोज नंबर बी पैरा नंबर 5, हाँ है ना भाई? चलिए चलो एक काम करें क्या, एक बार है ना बुक में आप देखिए, चलो बुक तो अभी आपके पास है नहीं, मैं दे दूंगा आपको,
पर मैं अभी आपको मार्किंग करता हूं एक चीज की, ये रहा पैरा नंबर 5 क्लोज नंबर बी। इधर ध्यान, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ, मिला बेटा आपको? उसके बाद एक कोमा दिख रहा है, कोमा दिख रहा है आपको बेटा? इससे पहले वाले को हम ऐसे मार्किंग कर देंगे पार्ट 1 और इंक्लूडिंग से लेके विच एवर इज अर्लियर तक है पार्ट 2। क्या है मालिक? पार्ट 2 मतलब है पॉइंट 1 पर इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया मैंने बेटा। ओके, क्यों किया थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको। ओके चलिए मैं अपनी बात शुरू करूँ क्या बेटा अभी? ओके, मान लो सर मैंने कोई बिल्डिंग बनाई, चलो और बेसिक से शुरू करता हूं मैं आपके लिए बेटा। रुको, हाँ इधर ध्यान, मान लो, गुड सर, सर क्या नाम? हर्षद, हर्षद, हर्षित, ओके ओके। सर क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? कोई इसमें भी हिस्ट्री है क्या कोई? सर हर्षित भाई, मान लो पुणे शिवाजी नगर में इनके पास एक लैंड है, जमीन है बेटा। सर इन्होंने मंगल को कांटेक्ट किया, मंगल इज अ कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर, मंगल को बोला मंगल यहां बिल्डिंग बना। सर मंगल को क्या बोला बेटा इसने? बिल्डिंग बना। मैंने कहा कैसा बिल्डिंग चाहिए? इसने डिजाइन मुझे बता दिया कि इस तरह का बिल्डिंग होना चाहिए, इतने फ्लोर का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसमें जो मटेरियल चाहिए ये ले आएगा, जो सीमेंट वगैरह चाहिए ये ले आएगा, तू बिल्डिंग बना, पैसा बोल। मैंने कहा 10 करोड़, बोला डन। तो 10 CR आई एम चार्जिंग फ्रॉम हिम फॉर व्हाट? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, हाँ है ना? तो बताइए मैं आपको सप्लाई ऑफ गुड्स करा कि सप्लाई ऑफ सर्विस करा बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए? आई एम प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू मिस्टर हर्षित। कोई डाउट? मेरे को नहीं सर, खत्म, पार्ट 1 खत्म हो गया बेटा। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ बेटा। कोई रोड का कंस्ट्रक्शन किया, उसका कोई पार्ट बनाया, या कोई बिल्डिंग बनाया, कोई कॉम्प्लेक्स बनाया, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई डाउट? मेरे को भी नहीं सर। केस नंबर 2, हर्षित वाला केस खत्म बेटा। केस नंबर 2, ध्यान से सुनना, जल्दबाजी मत करना, मजा आ जाएगा, गारंटी है। सर मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाई है, मैंने आपको कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दी अगेंस्ट विच आई हैव चार्ज ₹10 CR फ्रॉम यू, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाई। केस नंबर 2, अब मैं अपने लिए बिल्डिंग बना रहा बेटा। सर मैं अपने लिए बिल्डिंग बना रहा हूं, मेरी कोई लैंड है, मेरी कोई जमीन है। सर कहां पे? मुंबई बेंड्रा में बेटा। मुंबई बेंड्रा मेरी एक लैंड है जहां पे मैं अपने लिए बिल्डिंग बना रहा हूं, 100 फ्लोर्स की बिल्डिंग है बेटा। हाँ मंगल टावर्स। सर सुना साहब, अरे तुम किसने बनाया बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए? किसके लिए बनाया बेटा? क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है? ढंग से आवाज नहीं आ रही है सर। सर ध्यान देना, ध्यान, बड़ा अच्छा पॉइंट है बेटा, बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाफ एन आवर अगर पूरा कनेक्ट हो गया ना सर, लाइफ में दिक्कत आएगी, मेरी गारंटी सर। आप मालिक, मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाया, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। मैंने खुद के लिए बिल्डिंग बनाया, मंगल टावर्स। बताओ क्या है? इज इट सप्लाई ऑफ सर्विस? इज इट सप्लाई ऑफ सर्विस? नो, नॉट एट ऑल। अरे भाई मैंने आप लोगों को पढ़ाया, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। सर घर पे मैंने अमेंडमेंट खुद को पढ़ाया सर, और प्रोविजन बहुत जोरदार है, लगाओ जी ऐसे 2,000 रुपए ऐसा। हाँ है ना भाई? इट्स नॉट सप्लाई एट ऑल। पर सर वो 100 फ्लोर का जो बिल्डिंग था ना बेटा, उसमें 100 फ्लैट्स है बेटा, हर फ्लोर पे एक फ्लैट। अब आप मुझे बताओ, मंगल ने
सर 100 फ्लैट की बिल्डिंग बनाई है। सर अब 100 फ्लैट का अपन करेंगे क्या बेटा? भाई 100 फ्लैट में अपन रह नहीं सकते बेटा, कृष्ण भगवान तो है नहीं बेटा। सर अपने एक बहुत है बेटा, नहीं एक भी नहीं, ऐसा नहीं, एक बहुत है। सर एक दिन एक फ्लैट है बेटा। सर सुनना अरे तुम भी यार, तुम मेरे को बिटवाओगे बेटा, जीबी सर सर एसएम सर दोनों से बेटा। सर सुनना बात ध्यान से, अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि मालिक 100 फ्लैट मैंने बनाए हैं। सर किस लिए बनाया? खुद के लिए बनाया सर, खुद बनाए करेगा क्या यार? तो मैंने क्या किया, वो 100 फ्लैट बनाया तो है, खुद की बिल्डिंग है, बट दोज आर इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर। फ्लैट की बुकिंग चालू कर दूंगा बेटा मैं, आई एम ए बिल्डर। सर दोज आर इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर। तो सर आपने देखा होगा, आई एम ए बिल्डर। सर क्या होता है, जब फ्लैट बनना चालू होता है, जब प्रोजेक्ट अप्रूव होता है गवर्नमेंट से, सर लोकल अथॉरिटी से जब प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, मैं फ्लैट का बुकिंग चालू कर देता हूं बेटा, उसका प्लान अप्रूव करा के ब्रोशर वगैरह प्रिंट करा देता बेटा सारे में, है ना, और फ्लैट का बुकिंग चालू कर देता हूं। एंड सर मैंने उस बिल्डिंग में फ्लैट बुकिंग करना चालू कर दिया बच्चों। होता है कि नहीं होता, मुझे बताओ बेटा आप। क्लियर? मैंने एक फ्लैट बुक किया आलिया भट्ट के लिए, एक बुक किया सर कटरीना कैफ के लिए, एक बुक किया कियारा अडवाणी के लिए, एक बुक किया नोरा फतेही। सर समझे मेरी बात? सर फ्लैट बुक किया बेटा मैंने। सर एक फ्लैट बुक किया जैकलिन के लिए बेटा। हाँ जी सरकार, देखो डिमांड रही फ्लैट की, सर हमारे लिए बुक कर दो सर। हाँ है ना भाई? तो सर आप जब वो फ्लैट देखने आएंगे, ध्यान देना मेरी तरफ बेटा। सर सर जैकलिन ध्यान देना बेटा। सर सर आप जब फ्लैट देखने आएंगे, ध्यान इधर मेरी तरफ, आप जब फ्लैट देखने आएंगे, सर समझना बात को, जब फ्लैट देखने आएंगे तो मैं क्या बोलूंगा बेटा आपको, देखो ये फ्लैट बन रहा है किसके लिए, कैटरीना कैफ के लिए, ये फ्लैट बन रहा है किसके लिए, कियारा अडवाणी के लिए, ये फ्लैट बन रहा है किसके लिए, आलिया भट्ट के लिए, ये फ्लैट बन रहा है किसके लिए, जैकलिन के लिए, ये नोरा फतेही के लिए, फ्लैट नंबर 1 बेटा, ताकि बिल्डिंग में एंटर करते ही मजा आ जाए बेटा। अरे हाँ है ना? अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि मालिक मैं फ्लैट बना रहा हूं किसके लिए बेटा, आलिया भट्ट के लिए बेटा, नोरा फतेही के लिए बेटा, मतलब आई एम प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज टू देम बेटा, यस या नो? तो सर सपोज आउट ऑफ 100 फ्लैट्स, बिल्डिंग कंप्लीट होने से पहले पहले 70 फ्लैट बुक हो गए बेटा, मतलब 70 फ्लैट में किसी और के लिए बना रहा हूं बेटा। हाँ है ना भाई? समझे मेरी बात? हाँ 30 फ्लैट बुक नहीं हुए, तो 30 फ्लैट कौन बना रहा है? मैं। किसके लिए बना रहा है? खुद के लिए बना रहा है बेटा एक तरह से। तो वो सेल नहीं हुए, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे, पर 70 फ्लैट तो मैं किसी और के लिए बना रहा हूं ना यार बेटा यार ये, तो 70 फ्लैट में किसी और के लिए बना रहा हूं, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। पर पता है 2010 तक कोई बिल्डर सर्विस टैक्स पे नहीं करता 70 फ्लैट पे भी बेटा। पूछो क्यों? क्यों बोलते हो सप्लाई ऑफ सर्विस है ही नहीं? आप पूछो ना क्यों? क्योंकि सर एक लीगल पॉइंट पे उन्होंने गवर्नमेंट को अटका दिया बेटा। बताऊं वो पॉइंट? बताऊं पक्का? समझना है आपको? ओके। पता है जब भी फ्लैट का जब बुकिंग कराते हैं बेटा आप लोग, जब भी फ्लैट का आप बुकिंग कराते हो तो अब सेल एग्रीमेंट बनता है बेटा, एग्रीमेंट फॉर सेल। क्या बोलता है बेटा? मैं एग्री कर रहा हूं आलिया फ्लैट बेचूंगा, बेचा नहीं है। समझने की कोशिश करना प्लीज सर, जल्दी तो नहीं बेटा आपको, मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं बेटा सारी चीजें, बाकी पॉइंट तो पढ़ाने में 2 मिनट लगेंगे सर मेरे को। आलिया मैं एग्री कर रहा हूं कि आई विल सेल द फ्लैट टू यू, आई हैव नॉट येट सोल्ड द फ्लैट टू यू। आपने फ्लैट बुक कराया है, मैंने अब तक बेचा नहीं है आपको। बिकेगा कब बेटा फ्लैट? जब बिल्डिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव हो जाएगा, उसके बाद फ्लैट का रजिस्ट्रेशन होता है बेटा। हाँ है ना सर? तब सेल डीड एग्जीक्यूट होती है बेटा। हाँ है ना मालिक? सेल डीड का मतलब क्या है? चलो डीड का मतलब क्या होता है? डीड का मतलब कर्म, एक्शन, एक्ट।
अरे बाय माय वर्ड्स, बाय माय एक्शन, बाय माय डीड, कोई गलती हुई तो मिच्छामी दुक्कड़म याद आया बेटा आपको? पता ना जैन धर्म में बेटा, क्लियर? डीड मतलब कर्म, एक्ट, एक्शन। तो सेल वाला कर्म हो गया, सेल एग्जीक्यूट हो गया, तो मैं सेल कब करूंगा फ्लैट को बेटा? बिल्डिंग बनने के बाद। तो जब तक बिल्डिंग नहीं बन रही तब तक मैंने फ्लैट बेचा नहीं है, तब तक मैंने एग्री किया था कि मैं सेल करूंगा। और जब तक सर बिल्डिंग नहीं बनी सर, तब तक मैंने केवल एग्री किया कि मैं बेचूंगा। तो फ्लैट नंबर 420 मैंने बुक किया आलिया भट्ट के लिए, फ्लैट नंबर 840 बुक किया कैटरीना कैफ के लिए बेटा। तो मैंने आलिया एग्री किया कि फ्लैट नंबर 420 बेचूंगा। जब तक नहीं बेचा तब तक फ्लैट का मालिक कौन? मंगल। फ्लैट बना कौन रहा? मंगल। मालिक कौन? तो दे आर प्रोवाइडिंग सेल्फ सर्विसेज भी एक तरह से, हाँ है ना। इस आर्ग्यूमेंट की वजह से नो बिल्डर वाज पेइंग सर्विस टैक्स टिल 2010। तो गवर्नमेंट ने बोला दिमाग खराब मत कर बिल्डर यार, तुम तो हमको लैंग्वेज में घुमा रहे हो यार। अब आप मुझे बताओ, लीगली देखा जाए तो उसने फ्लैट बुक कर दिया, मतलब क्या है यार? फ्लैट नंबर 420 अगर बुक कर दिया किसके लिए? आलिया भट्ट के लिए, मतलब क्या है बेटा? नाउ बिल्डर इज कंस्ट्रक्टिंग दैट फ्लैट फॉर आलिया भट्ट। आवाज नहीं आ रही यार, हाँ है ना भाई। इसलिए गवर्नमेंट ने टैक्सेबल सर्विस के स्कोप में इसको अलग से इंसर्ट किया और बोला कि दिमाग खराब मत करना मंगल, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। जिसको कंटिन्यू किया यहां पे सर, शेड्यूल नंबर 2 पैरा नंबर 5 क्लोज नंबर बी, उसका पार्ट नंबर 2, हाँ है ना भाई, क्लियर। और बोल दिया क्या, अगर कोई फ्लैट बुक हो गया है, क्या बोला सर? आप खुद बताओ ना यार, 70 फ्लैट अगर बुक हो गए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बेटा, इट मीन्स व्हाट सर? बिल्डिंग बनने से पहले बुक हो गए, मतलब वो किसी और के लिए मैं बना रहा हूं बेटा, किसी और के लिए बना रहा हूं, मतलब वो क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस। और उस पर क्या लगेगा बच्चों? जीएसटी, हाँ है ना। अरे क्लियर, समझे मेरी बात? डन। अब सुनना और आगे बेटा, यहां तक क्लियर बेटा आपको? पर 30 फ्लैट्स अगर बुक नहीं हुए, क्या बोला सर? 30 फ्लैट्स अगर बुक नहीं हुए, 30 फ्लैट्स अगर बुक नहीं हुए, मतलब 30 फ्लैट मैं खुद बना रहा हूं, किसके लिए? खुद के लिए बेटा। वो कभी भी किसके लिए बुक नहीं हुए? सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में नहीं आएंगे। पर बिल्डिंग बन गई, कंप्लीट हो गई साहब, कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव हो गया। उसके बाद वो 30 में से कोई फ्लैट बिका, तो वो क्या है? सेल ऑफ फ्लैट। वो तो बनाया बनाया फ्लैट बेचा ना मैंने यार, तो बनाया बनाया फ्लैट बेचा, मतलब दैट इज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एंड इफ इट इज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन अगर बुक हो गया होता, क्या बोला सर? तो वो किसी और के लिए बना रहा हूं बेटा, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आता। पर 30 फ्लैट्स सर खुद के लिए बना रहा हूं बेटा, और बाद में अगर बिके तो दैट इज प्योरली सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई बच्चों, यस या नो? पक्का 100% डन। अच्छा चलो एक लास्ट बात और, 70 फ्लैट क्या हो गया बेटा? बुक हो गया, 70 फ्लैट बुक हो गए, बुक हो गए बिफोर कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग बेटा। तो बुक कब मानेंगे बेटा? जब कुछ कंसिडरेशन आया होगा बेटा, हाँ है ना भाई। क्या फोन करेंगे और हम फ्लैट बुक कर देंगे? कुछ टोकन अमाउंट देंगे ना यार बेटा यार, क्लियर। तो वो फ्लैट बुक कब माना जाएगा बेटा? कुछ कंसिडरेशन रिसीव हो जाए, कुछ कुछ भी हो जाए बेटा, वो क्लियर। पर अगर एक भी रुपया नहीं आया, मतलब फ्लैट नहीं बिका बेटा, क्लियर। कंसिडरेशन 1 रुपया भी आ गया, मतलब फ्लैट बुक हो गया बेटा। पर अगर एंटायर कंसिडरेशन, क्या बोला सर? एंटायर मतलब क्या होता है बेटा? एंटायर, नॉट इवन रुपी वन बेटा। एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, मतलब क्या बेटा? फ्लैट बाद में बिका बेटा, बाद में बिका, मतलब सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, हाँ है ना भाई, क्लियर। समझे मेरी बात? पक्का। पर अगर इवन इफ ₹1 इज रिसीव्ड बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आ जाएगा, उस पर जीएसटी लगेगा। बात खत्म बेटा, बोलो यस सर। अच्छा मान लो वो 70, वो जो 100 फ्लैट थे ना बेटा, हर एक फ्लैट 1 करोड़ का था बेटा। मान लो एवरी फ्लैट वॉज फॉर ₹1 करोड़ ईच। 70 फ्लैट बुक हो गए, पर मेरा पॉलिसी क्या है पता है? बहुत पैसे बेटा अपने पास,
आप 1 करोड़ दीजिए, सॉरी 1 लाख रुपए दीजिए, फ्लैट बुक कराइए। बाकी का 99 लाख रुपए कब चाहिए मेरे को? जब मैं बिल्डिंग बना दूंगा, आपको चाबी दूंगा, कंप्लीशन हो जाएगा, उसके बाद पैसा देना अभी नहीं चाहिए साहब। हाय ना मालिक? यस या नो सर? नाउ पॉइंट इज दैट सर 99 लाख रुपए आप मेरे को कब देंगे? बाद में। अभी कितना आया है? 1 लाख। बताओ जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? सर क्योंकि वो फ्लैट बुक हो चुके बेटा, सो जीएसटी विल बी चार्ज ऑन ₹70 लाख बेटा। 70 फ्लैट इंटू 1 लाख, 70 लाख पे जीएसटी लगेगा, अभी पे करना पड़ेगा। पर सर ध्यान देना बेटा, जब 99 लाख रुपए आएंगे हर फ्लैट के, तब बताओ उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? वो फ्लैट बुक हुआ तक नहीं होता, मुझे बताओ। तो हम फ्लैट पे जीएसटी लगा रहे हैं या कंसिडरेशन पे जीएसटी लगा रहे हैं? कंसिडरेशन में तो जीएसटी पे कर रहे हैं, जीएसटी लगा किस पे रहे हैं? फ्लैट पे। क्या मैंने आलिया भट्ट के लिए बालकनी बुक करी थी बेटा 1 लाख रुपए में? जो ₹1 लाख दिया था उसने मेरे को, क्या उसके लिए मैंने केवल बालकनी बुक करी है या पूरा फ्लैट बुक किया है? तो पूरा फ्लैट में सप्लाई सर्विस है ना यार, तो पूरा फ्लैट की वैल्यू कितनी है? 1 CR। सो एंटायर 1 CR विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। इसलिए मैंने यहां क्या लिखा है? ₹1 लाख ईच रिसीव्ड एज कंसिडरेशन बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बेटा। पहले यहां पढ़ो, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। जीएसटी विल बी लेविड ऑन एंटायर ₹70 crores, not only 70 lakhs, which will be payable to the government as per section number 13 subsection 2, that is time of supply। सर मैंने बोला है क्या पूरे 70 करोड़ पे जीएसटी लगेगा? मैंने ये नहीं बोला कि 70 करोड़ पे जीएसटी आज के आज पे करो बेटा। जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे टैक्स पे करना है। हम आगे पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई वाला प्रोविजन बेटा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते बेटा इसको। आपने भी देखा होगा, अकाउंट्स वगैरह में पढ़ा होगा कि सर कंप्लीशन परसेंटेज कंप्लीशन बेसिस पे पैसा आता है बेटा, अकाउंटिंग होती है ना बेटा, तो वैसे ही परसेंटेज कंप्लीशन के बेस पे इसको पेमेंट जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा बेटा। हाँ वो हम पढ़ेंगे आगे टाइम ऑफ सप्लाई में, पर लगेगा पूरे 70 करोड़ पे बेटा जीएसटी। हाँ है ना भाई? यहां तक समझा गया भाई? यस। चलिए 1 मिनट। बाकी 30 फ्लैट्स नो कंसिडरेशन रिसीव्ड टिल कंप्लीशन। हाँ है ना भाई? तो सर ये कोई सप्लाई नहीं है। बट इफ दीज आर सोल्ड सब्सिक्वेंटली, तो इट इज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। ये हम पढ़ेंगे शेड्यूल 3 पैरा नंबर 5 वहां लिखा है बेटा कि इस पे कोई जीएसटी नहीं लगता है, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी बेटा। बोलो यस सर। यहां तक कहानी समझ में आई कि आपको बेटा? ओके ओके, एक लास्ट बात और बची बेटा, इधर जा, एक लास्ट बात बची है, मजा आएगा नहीं बात में? तो सर हर फ्लैट के लिए 1 करोड़ का फ्लैट है, मैं तो कह रहा हूं 1 लाख छोड़ो, ₹1 ही आया है बेटा। कितना है बेटा? बताओ सप्लाई और सर्विस है कि नहीं बेटा? और हर फ्लैट 1 CR का था, उसमें से ₹1 भी है, तो ₹1 अभी भी टैक्स पे करो, बाकी अमाउंट पे बाद में टैक्स पे करना, पर लगेगा पूरे अमाउंट पे बेटा टैक्स। पर अगर एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो नो जीएसटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड, क्योंकि सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में नहीं आएगा। क्लियर? अच्छा एक लास्ट बात, मतलब यार आप मुझे बताइए, नजर इधर, ओ भाई 1 करोड़ का फ्लैट है, इधर नजर, नजर इधर, 1 करोड़ का फ्लैट है सर, बिल्डिंग कंप्लीशन से पहले अगर बुकिंग हो गया तो सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया, उस पर जीएसटी लग जाएगा। और यही फ्लैट अगर बिल्डिंग कंप्लीशन के बाद खरीदा होता तो जीएसटी नहीं लगता। क्लियर? तो वो डेडलाइन कितनी इंपॉर्टेंट हो गई बेटा, वो ट्रिगर पॉइंट क्या है? बिल्डिंग कंप्लीशन। हाँ है ना भाई? वो ट्रिगर पॉइंट क्या है? जिससे पहले अगर बुक हुआ तो सप्लाई ऑफ सर्विस, उसके बाद हुआ तो नो सप्लाई। हाँ है ना भाई? वो ट्रिगर पॉइंट क्या है? बिल्डिंग कंप्लीशन। बिल्डिंग को कंप्लीट हो गई कब मानेंगे बेटा? जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव हो गया फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। व्हेन द कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कुछ एरिया में इसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं बेटा, अलग अलग लोकल एरिया के अलग अलग लोग होते बेटा। हाँ है ना भाई? इधर ध्यान, ओसी, ओसी, यस।
सर ओसी मतलब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सीसी। मालिक ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट कौन इश्यू करेगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नाउ हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बेटा? तो सर ये डिफाइन किया लॉ के अंदर बेटा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा? क्या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट दे सकता है? टू दी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, मैंने उस बिल्डिंग का फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, देखा है, वहां लोग रहते हैं, कपड़े भी सूख रहे थे बालकनी में बेटा, सर बिल्डिंग इज कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, आई डू सर्टिफाई हियर, ऐसा? नो नो। देन हु विल बी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सर? तो सर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को डिफाइन किया लॉ के अंदर, बोल दिया क्या? डिपेंड्स ऑन लोकल या म्युनिसिपल लॉ। अगर आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉ में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू कर सकता है, तो वो जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है वो ही क्या कहलाएगी? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहलाएगी। उसके अलावा किसी और का सर्टिफिकेट वैलिड ही नहीं है। पर अगर आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉ में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉ में अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में इन तीन में से किसी भी एक का सर्टिफिकेट लिया ना, वो कहलाएगा क्या? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट। अब तीन में से एक मतलब कौन सर? रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट अंडर आर्किटेक्ट एक्ट, सेकंड चार्टर्ड इंजीनियर, हाँ है ना, चार्टर्ड इंजीनियर अंडर चार्टर्ड इंजीनियर्स एक्ट बेटा, एंड थर्ड लाइसेंस्ड सर्वेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, है ना भाई? इन तीन में से किसी एक का सर्टिफिकेट लिया, कौन कौन? रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट, चार्टर्ड इंजीनियर और लाइसेंस्ड सर्वेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, इन तीन में से एक का सर्टिफिकेट लिया तो भी क्या कहलाएगा? कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहलाएगा। पर कब? अगर आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉ में किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तब। क्लियर है सर? अदरवाइज गवर्नमेंट अथॉरिटी का ही सर्टिफिकेट इज द कंप्लीशन सर्टिफिकेट बेटा। बोलो यस सर, अरे यस नो, डन, समझे? तो सर अब समझना, और 90% केस में गवर्नमेंट अथॉरिटी है सर हर जगह। मतलब वो गवर्नमेंट अथॉरिटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट देगा तो मानेंगे बिल्डिंग कंप्लीट है बेटा, और उसने सर्टिफिकेट नहीं दिया तो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है। और उस दौरान अगर कोई फ्लैट बिका तो सप्लाई सर्विस लग गए, क्या? जीएसटी। तो सोचिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी क्या है? बहुत भारी लोग है बेटा, ये बीएमसी वगैरह, यह पीएमसी हो गई बेटा, लोकल अथॉरिटीज बेटा। बिल्डर भी कोई कम नहीं होते बेटा, प्लान अप्रूव कुछ और कराया, बनाया कुछ और ही है। जब तक ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है बेटा, तब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है बेटा। समझ रहे मेरी बात बच्चे आप? क्लियर? तो सर अब सोचिए, मान लो बिल्डर जेन्युइन है, उसने सर सारी रिक्वेस्ट कर ली ऑफिसर को, और ऑफिसर अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दे तो उसकी बिल्डिंग पे तो जीएसटी लगता जाएगा बेटा, हाँ है ना सर? बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी ना यार ये। इसीलिए जब जीएसटी नया नया आया 2017 फर्स्ट जुलाई, तो यहां लिख दिया क्या? कोई बात नहीं, अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव नहीं हुआ है फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, पर अगर इस बिल्डिंग में फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया, क्या हो गया बेटा? तो भी मान लेंगे बिल्डिंग कंप्लीट होगी बेटा। क्या मान लेंगे बेटा? इसलिए क्या लिखा सर? ₹1 लाख ईच रिसीव्ड एज कंसिडरेशन बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर इस बिल्डिंग में फर्स्ट ऑक्यूपेशन भी हो गया तो मान लेंगे बिल्डिंग क्या हो गई है? कंप्लीट। और उस दिन के बाद अगर फ्लैट बिका तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उससे पहले अगर सेल हुआ तो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा बेटा। बोलो यस सर। अब आपके दिमाग में खुरापाती चल रही बेटा, जुगाड़ चल रहा है सर, मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया और अगर फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया तो जीएसटी लगेगी ही नहीं सर। तो एक काम करने का सर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, उसमें एक फ्लैट रेडी कर दो सर, और किसी स्टाफ को, किसी गरीब आदमी बोलो तू इसमें रहे। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में खुद नहीं रह पाओगे बेटा सर। किसी स्टाफ को बोल दिया तू यार रहे, पूरा सिक्योरिटी के साथ रख दिया, उसको रोबोट बना के बेटा, ताकि बिल्डिंग गिर भी जाए तेरा कुछ नहीं होगा बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? उसको रख दिया, उसका इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सब करा दिया बेटा जीवन में। तो हम बोल देंगे ना फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया, और बाहर बिल्डिंग के बाहर एक बोर्ड लगा देंगे हमारी बिल्डिंग जीएसटी फ्री है, हाँ है ना भाई? लोग मजे लेंगे बेटा ऐसे तो।
इसलिए लॉ मेकर्स आर सो स्मार्ट। आपका लॉ का इंटरप्रिटेशन जो करना होता है वो हमेशा द पर्पस फॉर विच लॉ इज मेड उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन करना होता है। सर यू कांट रीड द लॉ बाय रीडिंग द डिक्शनरी बेटा, हाँ है ना। इसलिए इन माय हम्बल ओपिनियन सर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन का मतलब तभी रिलेवेंट होगा जब बिल्डिंग इज कंप्लीट इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट, जब बिल्डिंग इज कंप्लीट इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट, और उसके बाद अगर फर्स्ट ऑक्यूपेशन हुआ है तब जाके वो ट्रिगर पॉइंट होगा, और उसके बाद जो फ्लैट बिके है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, अदरवाइज तो पागल है यार गवर्नमेंट यार। और बिल्डिंग इज कंप्लीट इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट मतलब लाइट कनेक्शन आ गया, पानी कनेक्शन आ गया, सिवरेज चालू हो गया बेटा, हाँ है ना भाई, और बिल्डिंग साफ दिख रही कंप्लीट है सब, तब जाके मानेंगे बिल्डिंग इज कंप्लीट इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट। और उसके बाद अगर फर्स्ट ऑक्यूपेशन हुआ तो भले कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है कोई बात नहीं, उस दिन मान लेंगे बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है और भारत माता की जय। मजा आया कि नहीं आया? अरे यस या नो? क्लियर? तो एक बार आपस से बोल दूं क्या बेटा मेरे पॉइंट क्लियर? तो सर मैंने अगर अपने लिए बिल्डिंग बनाई है, नाम क्या बेटा? मंगल टावर्स। मैंने अगर अपने लिए एक बिल्डिंग बनाई है, नाम क्या बेटा? मंगल टावर्स। पर सर उस कॉम्प्लेक्स में, उस बिल्डिंग में सर 100 के 100 फ्लैट क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएंगे, बिकॉज दोज आर इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर एक्सेप्ट 30 फ्लैट्स। क्या बोला सर? where the entire consideration is received after grant of completion certificate by the competent authority or its first occupation whichever is earlier। लाइन एकदम समझ में आई कि नहीं है आपको? पक्का? चलिए वापस ध्यान देना, लास्ट बात। मालिक आउट ऑफ 100 फ्लैट 70 फ्लैट बुक हो गए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर। सप्लाई ऑफ सर्विस है कि नहीं बेटा? 1 रुपया भी पहले आ गया सप्लाई ऑफ सर्विस, एंटायर कंसिडरेशन पे जीएसटी लगेगा बेटा, ठीक है। और 30 फ्लैट्स जिसके लिए 1 रुपया भी रिसीव नहीं हुआ बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में नहीं आएंगे। वो बाद में अगर बिके तो इट इज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हिच इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल 3 पैरा नंबर 5 बेटा। बोलो यस सर, हाँ है ना भाई? चलिए 1 मिनट। हर्षित भाई, मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया, सिविल स्ट्रक्चर बनाया, उसका कोई पार्ट बनाया बेटा, इसमें कोई डाउट है क्या बेटा? यार ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस है ही है, क्योंकि मैंने आपके लिए बनाया बेटा। अब इसमें भले पूरा का पूरा कंसिडरेशन मेरे को पहले दिया हो या पूरा बाद में दिया हो, कोई फर्क पड़ता है क्या बेटा? क्यों? वह तो साफ दिख रहा है मैंने बिल्डिंग आपके लिए बनाई है यार, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ, मैंने अगर मंगल टावर बनाया होता वहां फर्क पड़ता कि कंसिडरेशन पहले आया कि नहीं आया। पर मैं जब बिल्डिंग आपके लिए बना रहा था तब वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्डिंग आपके लिए बन रही है, सॉरी कंसिडरेशन पहले आया है कि बाद में। इसने क्या बोला? सर शिवाजी नगर में जो उसका लैंड था, जमीन था, वहां पूरी बिल्डिंग बनेगी, मैं वहां रहूंगा 1 साल, उसके बाद पैसा तेरे को दूंगा। मैंने कहा डन, है ना? तो भी बिल्डिंग तो मैं इसलिए बना रहा हूं बेटा, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। बात खत्म, कंसिडरेशन से कोई मतलब ही नहीं है बेटा कि बाद में आए या पहले आए। क्लियर? वो सप्लाई ऑफ सर्विस है ही है बेटा। पर जब मैं मंगल टावर की बात कर रहा हूं तो वहां चेक करना पड़ेगा क्या कि सर वो 100 फ्लैट मेरे खुद के लिए बन रहे हैं या किसी और के लिए बन रहे हैं? यार किसी और के लिए बन रहे तो ही सप्लाई ऑफ सर्विस है, खुद के लिए बन रहे तो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है साहब। और बाद में अगर बिके सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। बोले यस सर? क्लियर? तो मैं पूरा पॉइंट एक साथ बोल दूं क्या बेटा? फर्स्ट है क्या? हर्षित टावर। सेकंड है क्या? मंगल टावर। वो याद है पार्ट 1 पार्ट 2 बेटा? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयरऑफ। खत्म? ये आपका पॉइंट खत्म, कोमा। इंक्लूडिंग मंगल टावर, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग मंगल टावर, इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर इधर होली या पार्टली, एक्सेप्ट मतलब 100 के 100 फ्लैट सप्लाई ऑफ सर्विस है, एक्सेप्ट 30 flats where the entire consideration is received after issuance of completion certificate by the competent authority or its first occupation whichever is earlier। है ना? है ना? अब मैं फास्ट बोलूंगा सर, चलेगा? पहले हर्षित टावर, बाद में मंगल टावर। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयरऑफ, including a complex or building, Mangal Tower, including a complex or building intended for sale to a buyer, except where the entire consideration is received after issuance of completion certificate by the competent authority or its first occupation, whichever is earlier। अब बजाओ ताली।
बोला था ना आधा घंटा दो मेरे को, ये लाइन उसी स्पीड से बोलूंगा और आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा बेटा। मैंने याद नहीं कराया बच्चों, आपको एक एक वर्ड पता पड़ गया हो क्या रहा है, ये होती पढ़ाई। अब मैं 3 बार लिखवा दूं 4 बार याद करा दूं, कोई मतलब है क्या बेटा उसका यार? क्लियर? समझा मेरी बात बच्चों? आई होप यू गोट द एंटायर पॉइंट, आई होप यू गोट द एंटायर फंडामेंटल बच्चों। यस या नो? पक्का? डन। सर मैंने आपको यहां तक पढ़ाया बेटा, इसके आगे वाला नहीं पढ़ाया मैंने। अरे क्लियर? पक्का मालिक? 100%? डन। सर आई होप यू गोट द एंटायर फंडामेंटल ऑफ कंस्ट्रक्शन बेटा, ठीक है। अच्छा मेरे को बस एक बात, एक फंडा और पढ़ाना था बेटा, पता है? बोल दूं कि 1 मिनट लगेगा मेरे को? ये कल पढ़ूंगा मैं, मस्त। अच्छा हाँ कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर बेटा। यहां मैंने ये कोमा लगाने के बाद 2 पार्ट क्यों कर दिया? लाइन तो एक ही है बेटा, पार्ट 1 अलग पार्ट 2 अलग। सर सर तो देखिए ध्यान से, वैसे मैं नहीं पढ़ूंगा तो भी चल जाएगा बेटा। पॉइंट नंबर 2 तो खत्म हो गया अपना क्लोज में भी पूरा, ठीक है। पर ये आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी सब लिखा है मैंने, याद है ना बेटा? अरे क्लियर? सर ये वैल्यू फ्लेट याद है बेटा? बिफोर कंप्लीशन 1 रुपये भी रिसीव हो गया सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा, 1 रुपये भी पहले आ गया, बाकी 99 लाख रुपये 99,999 बाद में आया, पूरे 1 करोड़ पे टैक्स लगेगा बच्चों। हाँ है ना भाई? ये सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, कोई कंसिडरेशन नहीं है, पूरा 1 करोड़ बाद में आया तो शेड्यूल 3 में कवर है, नो सप्लाई बेटा। हाँ है ना मालिक? ठीक है सर, ये मैंने आपको पढ़ाया है। वो कोमा का मीनिंग क्या है वो हम पढ़ेंगे अगले सेशन में, वो जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, लॉ कैसे पढ़ते हैं उसके लिए बेटा, ठीक है। पर नॉलेज के लिए पढ़ाऊंगा, अदरवाइज क्लोज में भी खत्म होता है। अब आई होप यू गोट द एंटायर फंडामेंटल बेटा। हाँ है ना भाई? वो डेल कटर एजेंट वगैरह याद है बेटा आपको? पक्का बच्चों? सर मेरा रिक्वेस्ट क्या है सर, जितना प्रैक्टिकल होके पढ़ेंगे उतना मजा भी आएगा सर, आपको कभी भी थ्योरी नहीं लगेगा बेटा। एंड मैं रिक्वेस्ट आपसे क्या करता हूं बच्चों, सर डू रीड दीज टॉपिक्स एट योर एंड हैविंग रिगार्ड टू प्रैक्टिकलिटी ऑफ द केस बेटा। मतलब जो एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूं सर, आप कोशिश करिएगा वो एग्जाम्पल भी आप साथ साथ में दिमाग में रखे, फिर उसको पढ़े। देखना ऐसा नोवेल की तरह बुक खत्म होगा, मजा आएगा आपको बेटा। एंड आई विल ट्राई कि एंटायर बुक अपना ये वाला एंटायर सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ेंगे हम, और इसी तरह से विजुलाइज करके हम पढ़ेंगे। बस मेरा रिक्वेस्ट आपसे क्या है, जो मैंने आपको आज पढ़ा है वो आपके एंड पर आज होना चाहिए बच्चों। कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए सर वरना क्या होगा, 2 दिन बाद वो एग्जाम्पल आप भूल जाएंगे यार, वो ब्लर हो जाएगा धीरे धीरे यार। तो क्या होगा फिर, वो टॉपिक आपके लिए थ्योरी बन जाएगा यार। दैट आई डोंट वांट, क्योंकि इतनी मेहनत करी है 2-2 लाइन पढ़ाने के लिए सर, 1-1 घंटा मैंने समझाया आपको बेटा। क्लियर? अच्छा वो सब बुक में लिखे हुए मैंने, एग्जाम्पल भी लिखे, सर्कुलर भी लिखे, पर वो क्या होगा फिर बाद में आपके लिए थ्योरी बन जाएगा। दैट आई नेवर वांट फ्रॉम योर साइड, ओके। एंड इवन यू विल नॉट वांट फ्रॉम माय साइड यार, कि वो थ्योरी बन जाए यार। हाँ है ना भाई? क्लियर? इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि सिंसियरली आज ही पढ़िएगा, आपके एंड पे कंप्लीट करिएगा। भारत माता की जय। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। यस या नो? पक्का? डन। अच्छा एक डाउट और आ सकता है कि सर फिर तो लोग फ्लैट बाद में ही खरीदेंगे सर, पहले क्यों खरीदेंगे? तुम्हारा पता पड़ा जीएसटी बचाने के चक्कर में जो फ्लैट तुमको पसंद का था वो निकल गया बेटा, बाद में बचे हुए फ्लैट ही बचे। और सेकंड थिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन नॉर्मली कंस्ट्रक्शन फ्लैट की वैल्यू कम होती है, और आफ्टर कंप्लीशन फ्लैट महंगे हो जाते हैं बच्चा। पर दैट इज योर डिसीजन, वो आपका प्लानिंग है कि आपको बाद में लेना है कि पहले लेना है। पहले लिया नो जीएसटी, बाद में लिया जीएसटी, अब पहले लिया जीएसटी लगेगा, बाद में लिया तो जीएसटी नहीं लगेगा। दैट इज योर ओन बिजनेस चॉइस बेटा। हाँ है ना भाई? फर्स्ट ऑक्यूपेशन का मतलब होता है रोहित भाई कि अगर उस बिल्डिंग में कोई एक फ्लैट पहले ऑक्यूपाई हो गया, मतलब कोई रहने आ गया उसके अंदर बेटा, उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑक्यूपेशन बेटा, ठीक है। पर वो तभी माना जाएगा जब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं भी आया पर फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया, मतलब एक फ्लैट ऑक्यूपाई करने कोई लोग आगे रहने आ गए, तो उस दिन मान लेंगे बिल्डिंग इज कंप्लीट, और उसके बाद वाले फ्लैट पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? डन। आई होप यू गॉट द एंटायर फंडामेंटल। डू रीड विद प्रैक्टिकल अप्रोच बच्चों, इसको थ्योरी नहीं बनाने का बेटा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप सर मजा आ रहा है जीएसटी में बेटा। यस या नो? डन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।